अध्याय 1948। आपकी परीक्षा के दौरान एक तलवार थी। दरवाजा खोलकर बिपिन ने देखा कि एल्डविकांत और दीपक अपने चेहरे पर तनाव भरे भाव लिए उसे देख रहे हैं। क्या गलत है? बिपिन उनके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर भौहें चढ़ गए। वह बस अपनी तलवारबाजी का मूल्यांकन कराने के लिए अंदर गया था। क्या उन दोनों को इतना चिंतित होने की जरूरत थी? दूसरी ओर एल्डविकांत ने ये देखकर राहत की सांस ली कि बिपिन को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन वह मदद नहीं कर सके। लेकिन संदेह से पूछा, आप घायल नहीं हुए हैं? घायल? बिपिन एल्डविकांत के अचानक पूछे गए सवाल से थोड़ा चकित हो गया। मैं बस अपनी तलवार चलाने की कला को आजमाने के लिए अंदर गया था। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे अंदर से घायल कर सकता था? क्या वास्तव में इस परीक्षण में किसी प्रकार की चाल थी जिसके लिए तलवार चलाने वाले को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी? इसलिए यदि कोई घायल नहीं हुआ तो उसकी तलवार के इरादे की अभिव्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है कि शिक्षक बस इसे स्वयं देखें। अपने शिक्षक के चेहरे पर भ्रमित भाव देखकर दीपक ने अपना सिर खुजलाया और आसपास की ओर इशारा किया। बिपिन ने अपने चारों ओर देखा और वह आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। चारों ओर के कमरों से खेती करने वाले बाहर आ रहे थे और उनमें से हर एक के चेहरे पीले पड़ गए थे और मुंह से खून निकाल रहे थे। उनके चेहरे इतने मुरझाए हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बार बार उनका उल्लंघन किया हो। यहाँ तो कैसी अनर्थ हो गया! क्या तलवारबाजी का मूल्यांकन इतना चरम होना चाहिए? मेरा मतलब है कि दीपक, जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तो तुम्हें खून की खांसी नहीं हुई थी। बिपिन आश्चर्यचकित था। ये तलवारबाजी के मूल्यांकन के कारण नहीं है। पहले आपके परीक्षण के दौरान बेहद शक्तिशाली तलवार का इरादा अचानक उभरा था। उनके तलवार के इरादों के स्तर में भारी असमानता के कारण दूसरों ने अपने तलवार के इरादों को दबा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति पैदा हुई थी। एल्डविकांत ने समझाया। एक बाहरी बुजुर्ग के रूप में एल्डविकांत को तलवारबाजी की गहरी समझ थी, जबकि वह पहले एक कमरे में नहीं थे। फिर भी वह उस तलवार के इरादे की जबरदस्त ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। ऐसा लगभग महसूस हुआ मानो कोई राजसी ड्रैगन उन सभी को देख रहा हो। उस ड्रैगन की नज़र में अन्य सभी तलवार के इरादे शायद मात्र चींटियों से अलग नहीं थे। एक बेहद शक्तिशाली तलवार का इरादा, क्या ये कुछ ऐसा हो सकता है जो तलवार के स्तर तक पहुंच गया हो? बिपिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि उन्होंने जल्दी से पूछा। जब वह अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो वास्तव में कुछ रोमांचक हुआ। ये कम से कम टेनली तलवार भगवान के स्तर का होगा, एल्डविकांत ने गंभीर रूप से उत्तर दिया। उन्होंने पहले कभी टेनली तलवार वाले भगवान को नहीं देखा था, लेकिन ये संप्रदाय के इतिहास में दर्ज सबसे दुर्जेय तलवार अभ्यासी का स्तर था। पहले का दबाव हर किसी की तलवार को कुचलने के लिए पर्याप्त था, जिससे वे जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ हो गए दिखाने के लिए पर्याप्त से अधिक था तलवार चलाने वाले की अद्वितीय शक्ति। भले ही वह तलवार चलाने वाला टेनली स्वॉर्ड गोधे न हो, शायद वह उससे बहुत दूर नहीं होगा। जहाँ तक इससे ऊंची किसी चीज की बात है, तो यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी कल्पना उसका दिमाग अब कर सकता है। आखिरकार संप्रदाय के इतिहास के पिछले कई हजार वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति था जो इस स्तर तक पहुंचा था। टेनली स्वॉर्ड गॉड! बिपिन चकित रह गया। उसकी आंखों में एक उत्साहित चमक आ गई जब उसने एल्डविकांत से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है? उनकी तलवार के इरादे की अभिव्यक्ति 1 मीटर से भी आगे नहीं जा सकी, लेकिन दूसरा पक्ष इसे 10 ली की अकल्पनीय लंबाई तक बढ़ाने में सक्षम था। वह ऐसी क्षमता के विशेषज्ञ की सच्ची ताकत को देखने के लिए किसी भी चीज से अधिक पसंद करेगा। वह अभी भी सोच रहा था कि वह स्थानीय ईथर हॉल पर हावी होने के लिए उसी क्षेत्र के किसानों के बीच अपनी
बेहतर ताकत का उपयोग कर सकता है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने विरोधियों को कम आंक रहा था। वास्तव में यहाँ बहुत सारे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे और उनमें से कुछ हो भी सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत। एक 10ली तलवार भगवान। यह उपाधि उन विशेषज्ञों को दी गई थी जो तलवारबाजी के चरम शिखर पर पहुंच गए थे। शायद उन्हें भी हार में घुटने टेकने पड़ते अगर उनका सामना 10ली स्वॉर्ड गॉड से होता। मुझे डर है कि मुझे कुछ पता नहीं। एल्डविकांत ने अपना सिर हिलाया। तलवारबाजी के मूल्यांकन के परिणाम निजी थे जब तक कि कोई बगल के कमरे में न हो और व्यक्तिगत रूप से करतब न देखा हो या किसी तरह से व्यक्तिगत परिणाम Z टोकन प्राप्त कर लिया हो, अन्यथा ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि किसी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। आपकी तलवारबाजी के मूल्यांकन का परिणाम क्या है? एल्डविकांत ने उत्सुकता से पूछा। सच कहूं तो वह बिपिन के बारे में बेहद उत्सुक था। जबकि दीपक ने दावा किया था कि बिपिन उसका दोस्त था, वह बता सकता है कि दोनों के बीच रिश्ते में कुछ अजीब बात थी। दीपक बिपिन की बातों पर बहुत ध्यान देता था, यहाँ तक कि अच्छे दोस्त भी एक दूसरे के प्रति इतने आज्ञाकारी नहीं होते। एक और बात जिसने उनके संदेह को जन्म दिया वह थी एल्डर और किराब द्वारा बिपिन के प्रति प्रदर्शित किया गया अत्यधिक सम्मान। ये सिर्फ इतना था कि बिपिन ने हमेशा कम प्रोफाइल बनाए रखी थी। उसने कई बार उस युवक को बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसे ऐसा लगा जैसे वही वह व्यक्ति था जिसे बाहर निकाल दिया गया था। इसके अलावा ऐसा महसूस हुआ कि वह युवक छोड़े गए व्यक्ति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था कॉन्टिनेंट, और वह इस बारे में अधिक जानकारी के लिए दबाव डालते रहे कि यहाँ सामान्य ज्ञान क्या होना चाहिए। उसके मन में इन्हीं शंकाओं के कारण उसने बिपिन को भी स्वॉर्ड गॉड हॉल में आने की अनुमति दी। वह बिपिन की ताकत की एक झलक पाने की उम्मीद कर रहा था, अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह किसी बाहरी व्यक्ति को इतनी आसानी से ला सके। यहाँ सुविधाएं बिल्कुल भी सस्ती नहीं थीं। मेरे नतीजे बिपिन के चेहरे पर तुरंत खटास आ गई। मुझे लगता है कि अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हम अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कहना नहीं चाहते हैं तो भी मैं खुद जाकर देख सकता हूँ। एल्डविकांत ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वह कमरे में चला गया और एक क्षण बाद वह अपने हाथ में परिणाम Z टोकन लेकर बाहर आया। उस पर बिपिन का पिछला परिणाम अंकित था। ऐसा लग रहा था कि बिपिन इतनी जल्दी में बाहर आया था कि जब वह पहले निकला तो वह इसे लेना भूल गया। विजयी मुस्कान के साथ उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और पाया कि अगले ही पल उसके होंठ हिल रहे हैं। 25 आप 1 मीटर तक भी नहीं पहुंचे, यहाँ तक कि एल्डविकांत भी मदद नहीं कर सके, लेकिन बिपिन की जगह पर बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिपिन ने अपने परिणामों के बारे में बात करने से इनकार क्यों किया। ऐसा परिणाम वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। डैन दीपक ने भी Z टोकन पर एक नज़र डाली, लेकिन एल्डविकांत की अजीबता के विपरीत उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उसके शिक्षक ने हमेशा कहा था कि वह विनम्र था और कम प्रोफाइल बनाए रखना चाहता था। यह इस बात का ठोस सबूत था कि वह जो कुछ भी कह रहा था वह सिर्फ खाली शब्द नहीं थे, वह वास्तव में लो प्रोफाइल का ही प्रतिरूप था। यहाँ तक कि उसके शिक्षक ने उसे जो तलवार कला सिखाई थी उसे क्रियान्वित करके भी वह आसानी से 499 मीटर का अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकता था। फिर भी जब उसके शिक्षक अंदर गए तो उसने खुद को इतना रोक लिया कि उसका परिणाम 1 मीटर तक भी नहीं पहुंच पाया। किसी की मनःस्थिति कितनी अलौकिक होनी चाहिए, सम्मान और महिमा की पूरी तरह से उपेक्षा करना और केवल अपने सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन जीना। दूसरी ओर उसने दूसरे व्यक्ति का श्रेय अपना मान लिया और इसे अपनी उपलब्धि के रूप में माना। क्या ऐसा हो
सकता है कि उसके शिक्षक ने उसके मुखौटे के माध्यम से देखा हो और इसके माध्यम से उसे जीवन का सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दूसरी ओर जब बिपिन ने एल्डविकांत को जेड टोकन निकालकर अपने शिष्य के सामने चमकाते देखा तो उसी क्षण उसके मन में अपने सिर को पास की दीवार से टकराकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का विचार कौंध गया। इस दुनिया में आने के बाद से अपने पूरे जीवन काल में कभी भी उन्हें अपने शिष्यों के सामने इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। दम घुट गया, मेरा दिल बहुत घुट गया लगता है। ठीक है, क्या हम वापस लौटेंगे? एल्डविकांत ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने हवा में खामोश अजीबता को तोड़ा था। जब उसने इतने सारे लोगों को खून बहाते हुए देखा लेकिन यह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक था तो यह विचार आया कि यह व्यक्ति टेनली तलवार हो सकता है। भगवान ने एक पल के लिए उसके दिमाग को पार कर लिया लेकिन जब उसने जेड टोकन पर रिकॉर्ड देखा तो वह वास्तव में बहुत अधिक सोच रहा था। यह में 1 मीटर से भी कम की तलवार का इरादा लगभग अस्तित्वहीन था। इतनी कमजोर तलवार के इरादे के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उस जबरदस्त तलवार के इरादे को महसूस नहीं कर सका जो पहले स्वॉर्ड गॉड हॉल को कुचल रहा था और स्वाभाविक रूप से उसे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। या तो दमन से प्रतिक्रिया स्वॉर्ड गॉड किसके लिए एक बाहरी एल्डे थायोराज साहा को इस तरह की जानकारी नहीं थी। एक जीनियस जो स्वॉर्ड गॉड के स्तर तक पहुंच गया था वह पहले से ही अपने अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर था। इससे निपटने के लिए ये शीर्ष स्तर के लोगों के लिए एक मामला था। दीपक और बिपिन को उनके आवास तक वापस ले जाने के बाद एल्डविकांत ने अपनी मुट्ठी बांधी और विदाई दी। दीपक ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी अपने लिए आंतरिक शिष्य टोकन के लिए आवेदन करने के लिए एल्डर्स कॉन्फ्रेंस में अपना परिणाम जेड टोकन लाना था, एक प्रतिभा को लाने के लिए जिसकी तलवार के इरादे की अभिव्यक्ति 499 मीटर तक विस्तारित करने में सक्षम थी। पुरस्कार सुंदर होना तय था। शायद वह इसे एक आंतरिक बुजुर्ग बनने के लिए पदोन्नति के लिए प्रोत्साहन के रूप में उपयोग कर सकता है। एरियल बीस्टेट पर बैठकर एल्डविकांत को एल्डर काउंसिल में पहुंचने में देर नहीं लगी। परिसर में प्रवेश करने से पहले उसने कुछ बुजुर्गों को देखा जिनसे वह परिचित था और वह उसकी ओर तेजी से आ रहे थे। वे सभी संप्रदाय के आंतरिक बुजुर्ग थे। अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने बाहरी शिष्यों के साथ भी काम किया और तभी वे एक दूसरे के करीब आए। हालांकि उनकी नौकरी के दायरे में अंतर के कारण आजकल उनके लिए एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना कठिन था। बुजुर्ग मो, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या कुछ हो गया? सभी के चेहरों पर घबराहट देखकर एल्डविकांत अपने आप को रोक नहीं सके और उस बुजुर्ग को रोक दिया जिसके वह सबसे करीब थे और पूछा, इतना बड़ा मामला हो गया लेकिन आपने इसके बारे में नहीं सुना? बुजुर्ग मनोज हरी दाढ़ी वाला एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। उसने नीले रेशमी कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, मैं भूल गया था कि आप सिर्फ एक बाहरी बुजुर्ग हैंगअप एल्डर काउंसिल में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए ये केवल है। सामान्य बात यह है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना। एल्डविकांत को अचानक अपने सामने बूढ़े व्यक्ति को मुक्का मारने की इच्छा महसूस हुई। गुस्सा मत होइए, आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपने शब्दों में इतना स्पष्टवादी रहा हूं कि मैं जो भी कहना चाहता हूं कहता हूं। बुजुर्ग मनोज ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आपको पहले बुजुर्ग के बारे में पता होना चाहिए। युवराज साहा, ठीक है। एल्डविकांत ने सिर हिलाया। पहले बुजुर्ग के रूप में आपके पास संप्रदाय के भीतर बहुत अधिक शक्ति थी जबकि संप्रदाय के नेता मौजूद नहीं थे। उनके पास संप्रदाय में हर चीज पर निर्णय लेने की विवेकाधीन शक्तियां थीं। ये ठीक है कि आप भी उसे नहीं जानते, सिर्फ इसलिए मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अजीब लगता है। मेरा मतलब है कि यह सामान्य बात है कि आप उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप केवल एक बाहरी बुजुर्ग
बुजुर्ग मनोज ने हाथ हिलाते हुए कहा। एल्डविकांत की कनपटी पर नसें उभर आईं क्योंकि दबाव के कारण उनकी उंगलियां चटक गईं। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने हस्तक्षेप किया, मुझे लगता है कि आप सही ढंग से बता सकते हैं कि एल्डे को क्या हुआ। युवराज साहा, बड़े आपके राज साहा ने अभी अभी सभी आंतरिक बुजुर्गों और उससे ऊपर के लोगों को एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि पहाड़ का द्वार और विशाल तलवार ढह गई है। बुजुर्ग मनोज ने कहा। फिर उन्होंने अचानक अपना सिर झुका लिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें एहसास हुआ है कि शायद इसीलिए आपको संदेश नहीं मिला। आखिरकार आप केवल एक बाहरी बुजुर्ग हैं। पहाड़ का दरवाजा और विशाल तलवार ढह गई। एल्डविकांत ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। पर्वतीय द्वार और विशाल तलवार को आरोही बादल तलवार मंडप का प्रतीक कहा जा सकता है और यह इसके आदर्श वाक्य का प्रतिनिधित्व करता है। बादलों के ऊपर महत्वाकांक्षाएं 9 स्वर्गों को चकनाचूर कर देती हैं, लेकिन वे दोनों वास्तव में ध्वस्त हो गए। ये संप्रदाय की प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात होगा। ये क्यों गिरेगा? क्या हुआ? एल्डविकांत ने उत्सुकता से पूछा। मुझे भी पता नहीं है कि पहले एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार का इरादा था। आपको इसे स्वयं भी महसूस करना चाहिए था। तलवार के इरादे ने विशाल तलवार के भीतर तलवार के इरादे को प्रभावित किया था, जिसके परिणामस्वरूप इसका पतन हुआ था। बुजुर्ग मनोज भी इस मामले के विवरण के बारे में निश्चित नहीं थे। मुखिया ने कहा, ठीक है, मुझे एल्डर काउंसिल में भाग लेने की आवश्यकता है जो आंतरिक बुजुर्गों और ऊपर के बुजुर्गों के लिए विशेष है, इसलिए मैं अब आपके साथ बातचीत जारी नहीं रख सकता। जिसके बाद वह तेजी से घूमा और एल्डर काउंसिल में पहुंच गया। वह व्यक्ति वास्तव में बिल्कुल भी नहीं बदला है। एल्डविकांत ने असहाय होकर आह भरी। अपने मुंह के कारण पिछले कुछ वर्षों में बुजुर्ग मनोज ने बहुत से लोगों को ठेस पहुंचाई है। इतने वर्षों के बाद भी उन्होंने अपनी वह बुरी आदत नहीं बदली है, लेकिन किसी भी स्थिति में दर्द सहते हुए भी वह दूसरे पक्ष से एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त करने में कामयाब रहा। विशाल तलवार और पहाड़ी द्वार गिर गए थे। तलवार का इरादा, क्या ये वास्तव में टेनली तलवार भगवान का काम हो सकता है? पहले एल्डविकांत ने सोचा था। तलवार के इरादे को स्वयं महसूस करने के बाद वह जानता था कि यह असाधारण था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह वास्तव में इतना शक्तिशाली था, यहाँ तक कि तलवार के इरादे को भी प्रभावित करने में सक्षम होने के लिए संस्थापक ने विशाल तलवार के भीतर सील कर दिया था। दुनिया में वह टेनली तलवार वाला भगवान कौन हो सकता है? चूंकि बुजुर्ग इस समय एक गंभीर बैठक में हैं, तो क्या यह अनुचित होगा अगर मैं दीपक एल्डर के बारे में रिपोर्ट करने के लिए अभी चलूं? विकांत ने सोचा। पहाड़ के गेट के ढहने और विशाल तलवार के कारण हुए गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस समय एक नए आंतरिक शिष्य के बारे में रिपोर्ट करने के लिए उनके लिए अंदर आना उचित नहीं लगा। पेंच कसना, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी यात्रा करनी चाहिए। आखिरकार ये दीपक का पहला प्रयास था और उन्होंने पहले ही 499 मीटर का स्कोर हासिल कर लिया है, जो कि अधिकांश प्रमुख शिष्यों की तुलना में और भी अधिक दुर्जेय है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी साधना इस समय केवल प्राचीन ऋषि एक दान में है। आए सोचो कि बुजुर्ग इस मामले को बहुत महत्व देंगे और मेरा इनाम भी उदार होना चाहिए। एल्डविकांत ने अंततः अपना मन बना लिया। संप्रदाय के लिए प्रतिभाओं का प्रवेश भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। आसपास के सभी महत्वपूर्ण बुजुर्गों के साथ उनके लिए पदोन्नति की अधिक संभावना होनी चाहिए। अपनी सारी झिझक को एक तरफ रखकर एल्डविकांत ने एल्डर काउंसिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। इस बीच एक आंतरिक शिष्य के आवास में बिपिन अपने शिष्य को ध्यान से देख रहा था। आखिरकार वह अपने दिल में संदेह को दबाने में असमर्थ हो गया और उसने पूछा कि आपने अपनी तलवार के इरादे को 499 मीटर तक कैसे प्रकट किया?
ये बात उसके दिमाग पर इतने समय से हावी थी जबकि वह इसे 1 मीटर भी प्रकट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका ये आधा अधूरा शिष्य इसे इतनी दूर तक ले जाने में सक्षम था। चाहे उसने इसे कैसे भी देखा हो, इसका कोई मतलब ही नहीं था। अपने शिक्षक का प्रश्न सुनकर दीपक ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और कहा कि मैंने शिक्षक द्वारा मुझे दी गई तलवार कला का इस्तेमाल किया और तलवार को बाहर की ओर फेंक दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तलवार के इरादे की अभिव्यक्ति इतनी दूर तक उड़ जाएगी। आपने तलवार उछाल दी। उस कदम के पीछे की अवधारणा वास्तव में बहुत बुरी नहीं है। एक क्षण रुकिए। दीपक के शब्दों में एक विसंगति देखकर बिपिन के होंठ फड़कने लगे। आपने बताया कि आपने तलवार उछाली, क्या इसका मतलब ये है कि परीक्षण के दौरान आपने तलवार पकड़ रखी थी? अध्याय 1989। निडर। निसंदेह कोई तलवार चलाने वाला अपने इरादे का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और हाथ में तलवार के बिना परीक्षण से कैसे गुजर सकता है? इससे पहले कि दीपक अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसके सामने सच्चाई आ गई, जिससे उसके होंठ फड़कने लगे। आह, मैंने अपने परीक्षण के बाद तलवार को फेंक दिया। शिक्षक ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ में तलवार के बिना ही परीक्षा देने का प्रयास किया। उसकी सामान्य तलवारबाजी बहुत कमजोर होने के कारण अंततः उसने तलवार उछालने का सहारा लिया, और क्योंकि सामने कोई दीवार नहीं थी इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि तलवार कहाँ चली गई, इसलिए वह उसे वापस नहीं ला सका। तब उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब उसके शिक्षक ने वह सवाल पूछा तो उसने अचानक खुद को पूरी तरह से स्तब्ध पाया। बिना तलवार के कोई कैसे तलवार चलाने का इरादा कर सकता है? ये बिल्कुल बैल से दूध निचोड़ने की कोशिश करने जैसा था। आप उस चीज को कैसे निचोड़ सकते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं था? फिर भी उनके शिक्षक ने अभी भी उनके जैसा ही परिणाम हासिल किया था। वह सचमुच एक बैल का दूध निचोड़ने में कामयाब हो गया था। उसने ऐसा कैसे कर लिया? दीपक को ऐसा लगा मानो वह पागल हो रहा हो। खांसी खांसी। दीपक की बात सुनकर बिपिन को अपने सीने में एक घुटन महसूस हुई। मेरे द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बाद ये पता चला कि मेरा परिणाम इतना खराब होने का कारण ये है कि आपने तलवार खो दी थी। आखिर मैंने इतने अविश्वसनीय छात्र को कैसे शामिल कर लिया? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं 1 मीटर तक भी नहीं पहुंच सका। अंततः यह मेरी समस्या ही नहीं थी। इस बात को अपने पास रखो, मैं खेती करने जा रहा हूँ। गहरी आह भरते हुए बिपिन ने अपने कमरे में लौटने से पहले अपना हाथ लहराया। स्वर्ग के पथ की पुस्तक को एक बार फिर से बाहर निकालने से पहले उसने अपने सीने में दबी हुई भावना को शांत करने के लिए एक पल के लिए ध्यान किया। उसने तलवार पर मुहर लगाने के लिए एक सुनहरा पन्ना बर्बाद कर दिया था, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या हो रहा था, इसका मतलब निकालना था। इस प्रकार उसने स्वर्ग के पथ की पुस्तक को खोला और तलवार क्यूई पर अपनी उंगली हल्के से थपथपाई जो स्वतंत्र रूप से घूम रही थी। हुए ने अपने पिता झांग जैनग सिंह से सुना था कि बहुत कम लोग थे जिन्होंने 2 तलवार क्विंटेसेंस को समझा था, और जिन लोगों ने 3 तलवार क्विंटेसेंस में महारत हासिल की थी वे दुनिया में मुश्किल से मौजूद थे। इसलिए उन्हें एक साथ मिलाने से एक पाइप सपने से ज्यादा कुछ नहीं लगा। ज्ञान की एक लहर उसकी उंगली की नोक से उसकी चेतना में प्रवाहित हुई, जिससे उसे एक पल में भयानक सिरदर्द होने लगा। ऐसा महसूस हुआ मानो कोई चीज उसके सिर पर दबाव डाल रही हो और उसे फोड़ने की कोशिश कर रही हो, जिसके बाद घंटी की गहरी आवाज उसके सिर में जोर से गूंज उठी। दिमाग। तलवार का रास्ता स्वर्ग का सच्चा रास्ता नहीं है, यह इंसानों द्वारा बनाया गया रास्ता है, एक आवाज ने बोलना शुरू किया, और जल्द ही बिपिन ने खुद को पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ पाया। तलवारबाजी की यह व्याख्या उसके द्वारा सीखी गई बातों से कहीं अधिक उन्नत थी, यहाँ तक कि स्वर्ग पथ की
तलवार कला भी एक सच्चे पहाड़ के सामने खड़ी एक छोटी पहाड़ी की तरह महसूस होती थी, जबकि स्वर्ग की पथ तलवार कला दोषरहित थी, जो कि मास्टर शिक्षक महाद्वीप के स्वर्ग के मानकों के अनुसार ही थी। इस तलवारबाजी के सामने यह वास्तव में खामियों से भरी थी। यह उसी तरह था जैसे किसी व्यक्ति ने अपने शुरुआती वर्षों में जो ज्ञान सीखा था जरूरी नहीं कि वह विश्वविद्यालय पहुंचने तक सही साबित हो। ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा थी, और यहाँ तक कि स्वर्ग भी एक स्थिर शक्ति नहीं थी जो जगह पर स्थिर हो जाती थी। नई रचनाएं लगातार दुनिया में लाई गईं और स्वर्ग ने उन नई रचनाओं को अपने सिस्टम में समाहित कर लिया। जिसे एक दिन सत्य समझा गया वह 100 साल बाद एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस समय मैं एजियो में आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से अनुकूलित करने में असमर्थ था। भले ही मैं स्वर्ग के पथ की दिव्य कला की खेती करता था, यह एजियो के स्वर्ग में बदल जाता है। मेरी खेती तकनीक खामियों से भरी है, जिसके बारे में बोलते हुए यदि प्रत्येक दुनिया के स्वर्गों की अपनी परिभाषा है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो क्या सही है और क्या गलत है, इसका एक पूर्ण माप वास्तव में मौजूद है। हर एक देश के अपने कानून और संस्कृति होती है। एक देश में जो सही था, दूसरे देश में उसे मौत की सजा देनी पड़ सकती थी। क्या स्वर्ग के लिए भी ऐसा ही था? आखिरकार मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के स्वर्ग ने जिसे सही समझा उसे अजूर के स्वर्ग ने अस्वीकार कर दिया था। यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो कुछ भी विकसित किया है वह वास्तव में त्रुटिपूर्ण है। बिपिन को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। जब से उन्होंने 2 साल पहले साधना शुरू की थी, तब से उन्हें स्वर्ग पथ की दिव्य कला पर अटूट भरोसा था। उनका मानना था कि यह सही था क्योंकि स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी ने इसे इसी तरह प्रतिबिंबित किया था। लेकिन ये पता चला कि पूर्णता भी एक थी, प्रत्येक दुनिया के स्वर्ग पर निर्भर सापेक्ष अवधारणा। इससे वह थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। उन्होंने अपनी साधना तकनीक को चलाने की कोशिश की, लेकिन एक क्षणिक स्तब्धता में उन्होंने अपनी चेतना की गहराई में एक आवाज सुनी जो उस पर चिल्ला रही थी, यह त्रुटिपूर्ण है। उसने अपनी युद्ध तकनीक को क्रियान्वित करने की कोशिश की, लेकिन उसी आवाज ने उस पर पलटवार किया। त्रुटिपूर्ण, 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 वे सभी त्रुटिपूर्ण हैं। जैसे ही उसके सिर के ऊपर से भाप उठने लगी, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं, उसकी झेंकी तेजी से गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से कुछ फूटने वाला है। यदि कोई कृषक इस दृश्य को देख रहा होगा तो वह अवश्य समझ जाएगा। इस युवक की खेती बर्बाद हो गई थी। बिपिन को हेवेंस पाथ डिवाइन आर्ट का अभ्यास करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एजियो में आने के आधे महीने से भी कम समय के बाद उनकी साधना वास्तव में विक्षिप्त हो गई थी, और देखने से ऐसा लग रहा था कि अगर वह इस कठिन परीक्षा से उबरने में विफल रहा तो उसे कुचल दिया जाएगा। हांग लंबा लंबा। जैसे ही बिपिन का विश्वास टूटने लगा, उसके मन में स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी लगातार कांपने लगी। ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो और पूरी लाइब्रेरी ढहने की कगार पर हो। उसका संदेह उसके भीतर सब कुछ नष्ट कर रहा था। पीयू उसके शरीर पर डाला गया दबाव आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जैसे ही ऐसा लगा कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, बिपिन ने अपने गले में जो लाल पेंडेंट पहना हुआ था उसमें से अचानक एक गर्म चमक निकली और उसने उसे गले लगा लिया। ये गर्माहट सुबह के सूरज की तरह सुखद महसूस हुई और इसने बिपिन के व्याकुल मन को तुरंत शांत कर दिया। उनकी लाल आंखें भी धीरे धीरे सामान्य हो गईं। जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे साफ हुई, एक उत्तर धीरे धीरे उसके सामने उभर कर आया। मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो सीखा है वह गलत है, लेकिन ये सिर्फ परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में सीमित था। जब चीजों को ऊंचे कोण से देखने पर व्यक्ति हर चीज की अधिक संपूर्ण तस्वीर प्राप्त करने में सक्षम होता है।
इससे उन्हें अंधों द्वारा हाथी को छूने की कहानी याद आ गई। एक ने हाथी के पैर को छुआ और कहा कि यह खंभे जैसा है, एक ने पेट को छुआ और कहा कि ये दीवार जैसा है, एक ने पूंछ को छुआ और कहा कि यह खंभे जैसा है। सांप। क्या वे गलत थे? व्यक्तिगत नजरिए से वे जो कह रहे थे वह गलत नहीं था, लेकिन पूरे पैमाने पर उनके जवाब सच्चाई से भटक गए। चीजों को व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखने में असमर्थ होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी। हालांकि ये देखते हुए कि साधना कितनी गहरी और गहरी थी, किसी के लिए भी यह जानना असंभव था कि वास्तव में साधना क्या थी। शायद स्वर्ग पथ का पुस्तकालय इसे प्राप्त करने के सबसे करीब था, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से अचूक नहीं था। ये दुनिया द्वारा सीमित था कि यह में था। एजियो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की तुलना में एक उच्च आयाम का था और इसने काश्तकारों को अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए जानकारी के एक बड़े भंडार का उपयोग किया था। यही कारण है कि उन्हें उन तकनीकों में खामियां मिलनी शुरू हो गई थीं जिनका उन्होंने अभ्यास किया था। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो अभ्यास किया था वह गलत था, लेकिन जब उसने जो पहले सीखा था उसे एजियो की बड़ी और विशाल दुनिया में लागू किया गया था, तो उसका पिछला ज्ञान कुछ हद तक सीमित साबित हुआ। यह वैसा ही था जैसा अभी चल रहा था, उनकी पिछली दुनिया के वैज्ञानिक ज्ञान के समान था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अंततः नए और अधिक संपूर्ण सिद्धांत तैयार किए जाएंगे, लेकिन इससे वह सब कुछ प्रस्तुत नहीं होता जो वे वर्तमान में सीख रहे थे, बल्कि आज के वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान ने उन निर्माण खंडों की सेवा प्रदान की जिनका उपयोग उनके क्षितिज को व्यापक बनाने और जो वे पहले से ही जानते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए हटाया या नया आकार दिया जा सकता है। तो ऐसा है बिपिन का विचार। इस समझ के साथ तलवार का इरादा आखिरकार उसके साथ जुड़ गया, जिससे उसे तलवारबाजी की और भी गहरी समझ मिल गई। स्पीड स्वॉर्ड क्विंटेसेंस, स्ट्रेंथ स्वॉर्ड क्विंटेसेंस और डिफेंस स्वॉर्ड क्विंटेसेंस जो उसने पहले सीखा था उसके दिमाग में प्रवाहित हुआ और तेजी से एक साथ जुड़कर एक पूर्ण तलवारबाजी प्रणाली बनाए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में कोई भी कई क्विंटेसेंस को एक साथ जोड़ने में सक्षम नहीं था। उस समय ये सोचा गया था कि प्रत्येक क्विंटेसेंस की बहुत अलग विशेषताओं के कारण यह एक असंभव उपलब्धि थी, लेकिन ये पता चला कि मामला ऐसा नहीं है। समस्या यह है कि जिस कोण से वे तलवारबाजी को देख रहे हैं वह बहुत नीचा था। उसने अपने पिता से सुना था कि ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने 2 तलवार क्विंटेसेंस को समझ लिया था, और जिन लोगों ने 3 तलवार क्विंटेसेंस पर महारत हासिल कर ली थी वे मुश्किल से ही दुनिया में मौजूद थे। इसलिए उन्हें एक साथ मिलाने से एक पाइप सपने से ज्यादा कुछ नहीं लगा। उन्होंने तब कोई रास्ता खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने इसके लिए संबंधित पुस्तकों की कमी और अपनी प्रतिभा की सीमाओं को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन देखने से इसका सीधा मतलब ये था कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट तब इसके लिए तैयार नहीं था। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को उनकी पिछली दुनिया से लें। क्या उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उनके सिर पर एक सेब गिर गया था? नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही दिग्गजों के कंधों पर खड़े थे। उनके सामने अनगिनत वैज्ञानिक थे जिन्होंने ज्ञान के संचय को उस स्तर तक बढ़ाया था जहां वह अंततः एक नई दुनिया का द्वार खोल सकते थे। नई तलवारबाजी के द्वार खोलने के लिए मास्टर शिक्षक महाद्वीप अभी तक संचय के पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। वेंग जैसे जैसे विभिन्न क्विंटेसेंस की समझ उनके सिर में एक में विलीन हो गई, बिपिन की आभा तेजी से बढ़ी। उनकी उपस्थिति एक तेज तलवार की तरह होती जा रही थी। उनका भौतिक शरीर झेंकी और आत्मा अत्यधिक शोधन और तड़के से गुजर रहे थे।
तलवारबाजी के इस स्तर के साथ मैं वास्तव में अपने साधना क्षेत्र में अजेय हो जाऊंगा। इथरियल हॉल में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इसका कारण ये था कि स्टारलाइट सिटी बहुत दूर थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आरोही बादल तलवार मंडप की यात्रा की और प्रवेश द्वार पर विशाल तलवार की अवधारणा को महसूस किया, उन्हें एहसास हुआ कि वह उतने मजबूत नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। हालांकि अपनी वर्तमान स्थिति में भले ही 10 ली तलवार भगवान वापस आ गए, स्वॉर्ड गॉड हॉल में उनके सामने उपस्थित होने पर उन्हें विश्वास था कि वह तलवारबाजी की लड़ाई में दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम होंगे। विंग तलवार के इरादे के साथ जुड़ने के बाद सुनहरा पन्ना अचानक चमक उठा और धुएं के गुब्बार के साथ गायब हो गया। बिपिन ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, "ये बिल्कुल भी बर्बादी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उस तलवार के इरादे ने उसे एक ही पल में एक विशालकाय व्यक्ति के कंधों के ऊपर रख दिया था और उसकी तलवारबाजी को उस स्तर तक पहुंचा दिया था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। केवल उसी से उसे भारी मुनाफा हुआ था। अन्यथा यदि उसके पास 10 वर्ष या 100 वर्ष भी होते तो भी यह कहा नहीं जा सकता कि वह इतना कुछ समझ पाता या नहीं। प्रत्युषा धन्यवाद। बिपिन ने गले में लटके लाल पेंडेंट को पकड़ते हुए बुदबुदाया। जब उसकी साधना पहले ही विक्षिप्त हो गई थी तो उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वह पहले ही खुद पर नियंत्रण खो चुका था और यहाँ तक कि स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी भी उस आपदा से लगभग नष्ट हो गई थी। यह वह पेंडेंट था जो प्रत्युष ने उसे दिया था, जिसने उसे उस महत्वपूर्ण क्षण में बचाया था। क्या यह उसी कारण से हो सकता है कि उसने वसंत और शरद ऋतु के महान कोडेक्स को स्वर्ग पथ के पुस्तकालय में रखा था? क्या उसने किसी प्रकार के परिदृश्य की आशा की थी जहां उसे भविष्य में वसंत और शरद ऋतु के महान कोडेक्स की आवश्यकता होगी? अंदाजा लगाना। बिपिन ने लाल पेंडेंट को करीब से देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। खून की तरह गहरे लाल रंग के पेंडेंट के साथ यह अभी भी उतना ही स्पष्ट लग रहा था जितना पहले दिखता था, लेकिन किसी कारण से बिपिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये थोड़ा धुंधला हो गया था। बस दुनिया में आप कौन हैं? वह स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी के बारे में जानती थी और यह स्पष्ट था कि उसने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा कुछ घटित होगा। जितना अधिक उसे उसके बारे में पता चला वह उतनी ही रहस्यमय होती गई। मुझे अब इधर उधर बेकार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे संप्रदाय के नेता या बुजुर्गों को ढूंढना चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए। उम्मीद है कि मुझे उनसे स्पिरिट गॉड पैलेस के बारे में कुछ खबर मिल सकती है। बिपिन बुदबुदाते हुए खड़े हुए और बाहर चले गए। आंगन में चलते हुए उसे वह अधीनस्थ मिला जिसे उसने हाल ही में अपने साथ लिया था और उसे अपना पहला मिशन किराब जारी किया था। मुझे कुछ करना है जो मुझे करना है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आरोही क्लाउड तलवार मंडप का ईथर टोकन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और यदि यह सुविधाजनक है मैं चाहता हूं कि आप उनमें से कुछ को मेरे पास लाएं। अध्याय 1990। मास्टर सेख एल्डर काउंसिल में अंदरूनी और ऊपर के सभी बुजुर्ग एक साथ एकत्र थे। माहौल थोड़ा बोझिल था। जिन पुस्तकों को मैंने तलवार बुद्धि के संग्रह में बड़ी कठिनाई से व्यवस्थित किया था, उन्होंने तलवार के इरादे को महसूस किया और एक साथ उसे झुका दिया। अंत में वे अलमारियों से एक साथ गिर गईं और एक बार फिर गड़बड़ हो गईं। बुजुर्ग वासुदेव ने क्रोधित होकर कहा, संस्थापक द्वारा छोड़ी गई विशाल तलवार ढह गई जिससे पहाड़ का गेट भी टूट गया। और चुलबुले बुजुर्ग ने बताया। एक अन्य बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा कि जो शिष्य स्वॉर्ड गॉड हॉल में अपनी तलवारबाजी का मूल्यांकन कर रहे थे वे सभी उस तलवार के इरादे से दब गए और कुछ चोटों का सामना करना पड़ा। सभी बुजुर्गों की रिपोर्ट सुनने के बाद कमरे में सबसे मध्य स्थान पर बैठे एल्डे युवराज साहा खड़े हो गए
और अपने आसपास के चेहरों को देखने लगे। मेरा मानना है कि आप सभी को पहले जो हुआ उसके बारे में कुछ समझ होनी चाहिए। भीड़ ने हाँ जवाब दिया। हमारे संस्थापक के निधन के बाद से जिन्होंने देवताओं की तलवार के इरादे को समझा था, कोई अन्य तलवार चलाने वाला उनके जितनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। एल्डे युवराज साहा ने कहा, यहाँ तक कि हमारे इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी केवल टेनली तलवार भगवान तक पहुंचने में सक्षम था, लेकिन आज कोई है हमारे पूर्वजों की तलवार के इरादे को समझते हुए प्रवेश द्वार पर मौजूद विशाल तलवार ढह गई और हमारी सभी तलवार पुस्तकें समर्पण में झुक गई। मैं इस मामले के बारे में आपकी राय सुनना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ऐसे प्रतिभाशाली तलवार व्यवसाय का उद्भव हमारे संप्रदाय का आशीर्वाद है। उस समय हमारे संस्थापक कहीं से प्रकट हुए और एक ही लड़ाई से प्रसिद्धि पा गए। उन्होंने देवताओं के हॉल से भगवान का आधा चरित्र चुरा लिया और यहीं से यह शब्द स्वॉर्ड गॉड हॉल और स्वॉर्ड गॉड शीर्षक एक बुजुर्ग ने उत्तेजना में कहा था। हजारों वर्षों से हमारे पूर्ववर्तियों ने एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि कोई भी हमारे संस्थापक के समान ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। लेकिन आज कोई हमारे संस्थापक की तलवार के इरादे को समझने में कामयाब रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे संप्रदाय के शीर्ष पर पहुंचने में बस कुछ ही समय की बात है। वास्तव में 6 संप्रदायों में से स्टारचेजर पैलेस भी जो देवताओं के साथ संवाद कर सकता है, भगवान का नाम रखने की हिम्मत नहीं करता है। हमारे संप्रदाय का तलवार भगवान हॉल एकमात्र अपवाद है और अभी एक अन्य व्यक्ति ने उसी देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है जो हमारे संस्थापक ने किया था। जब तक हम उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं, हमारा तलवार मंडप आधे चरित्र को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है और इस प्रकार तलवार भगवान मंडप बन सकता है जो हमें ईथर हॉल के समकक्ष अस्तित्व में लाएगा। इस आधे चरित्र के लिए हमारे कई पूर्ववर्तियों ने कड़ा संघर्ष किया है और नदियां बहा दी हैं, लेकिन सफलता अभी भी हमसे दूर है। इसलिए अंततः आशा की एक किरण हमारे सामने है। बहुत से बुजुर्ग आंदोलन में खड़े हो गए। जिस व्यक्ति ने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया है, वह वास्तव में देवताओं के हॉल से अन्य आधा चरित्र प्राप्त करने में सक्षम है और इस प्रकार हमारे संप्रदाय को पूर्ण भगवान चरित्र धारण करने की इजाजत देता है। यह इच्छा के साथ साथ सबसे बड़ा सम्मान भी है जिसे हम ला सकते हैं। संप्रदाय एल्डे युवराज साहा ने अपनी मुठियां कसकर भींचते हुए सिर हिलाया। त्यागा हुआ महाद्वीप एक ऐसा स्थान था जिसे देवताओं द्वारा त्याग दिया गया था। देवताओं की मान्यता प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था और वह था देवताओं के प्रदत्त चरित्र को प्राप्त करना। एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन 6 संप्रदायों में से एकमात्र ऐसा था जिसे एक चरित्र प्रदान किया गया था, लेकिन यह एक का केवल आधा हिस्सा था। इसका मतलब था कि वे इसे अपने संप्रदाय के नाम के साथ रखने के लिए अयोग्य थे, इसलिए उन्होंने इसे अंदर रखने का विकल्प चुना था। इसके बजाय उनका परीक्षा कक्ष मौसम की परवाह किए बिना परिश्रम पूर्वक खेती करने के लिए वह 30 वर्षों तक प्रवेश द्वार पर खड़े रहे। इसका कारण संस्थापक की अवधारणा को समझने और अद्वितीय तलवार के इरादे के पीछे की जड़ को समझने की आशा थी। हालांकि उनकी मेहनत रंग नहीं लाए। आखिरकार जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझा वह नहीं था। फिर भी ऐसा कुछ घटित होना संप्रदाय के लिए एक बड़ा आशीर्वाद था। मेरे आदेश जारी करें, इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करें और पता लगाएं कि तलवार का इरादा किसने जारी किया। यदि आप में से कोई भी उस व्यक्ति की पहचान उजागर करता है तो आप तुरंत मुझे मामले की रिपोर्ट करें। बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, एल्डे युवराज साहा ने सख्ती से निर्देश दिया।
साथ ही इस मामले को अत्यंत गोपनीयता के साथ रखा जाना चाहिए। जो कोई भी इसे बाहरी लोगों के सामने प्रकट करेगा उसे संप्रदाय के गद्दार के रूप में देखा जाएगा और उन पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। हाँ, भीड़ ने गंभीरता से सिर हिलाया। इससे पहले कि मैं बैठक समाप्त करूं, मुझे एजेंडे पर फिर से जोर देना चाहिए। देवताओं की तलवार के इरादे के पीछे के व्यक्ति को उजागर करें और मुझे इसकी रिपोर्ट करें। मैं मामले को तुरंत संप्रदाय नेता तक पहुंचाना सुनिश्चित करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि संप्रदाय नेता उसे व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करें। संप्रदाय नेता की ओर से एक व्यक्तिगत पुरस्कार। उत्साह से सबकी आंखें लाल हो गईं। संप्रदाय के नेता के पास अथाह क्षमताएं थीं और उनसे मिलने वाला इनाम असाधारण होना ही था। जब हर कोई रहस्यमय तलवार चलाने वाले की पहचान उजागर करने के बारे में उत्साहित हो रहा था तो अचानक बाहर से एक आवाज आई, एल्डर युवराज साहा एक्सटर्नल एल्डर रविकांत एल्डर काउंसिल के साथ दर्शकों की तलाश में हैं। लू यूं एल्डर युवराज साहा ने भौहें चढ़ा लीं। आरोही बादल तलवार मंडप के पैमाने को देखते हुए संप्रदाय के प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए कई बुजुर्ग थे। आमतौर पर बाहरी बुजुर्ग अपनी कम प्रतिष्ठा के कारण एल्डर काउंसिल के साथ दर्शकों की तलाश करने के लिए अयोग्य थे। क्या बात। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रतिभाशाली तलवार चलाने वाले की खोज की है, इसलिए वह इसकी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि वह उनके लिए एक आंतरिक शिष्य के पद के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने एक प्रतिभाशाली तलवार व्यवसायी एल्डर युवराज साहा की भौहें चढ़ा लीं। उन्हें अंदर बुलाएं। इस बैठक को आयोजित करने के लिए उन्होंने सभी को इकट्ठा करने का कारण उस प्रतिभा की पहचान को उजागर करना था जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया था। उस समय एल्डर रविकांत यून के अचानक आगमन से उनके दिल में कुछ आशा जगी। एल्डर रविकांत को एल्डर काउंसिल के सामने आने में देर नहीं लगी। आपने बताया कि आपको एक प्रतिभाशाली तलवार चलाने वाला मिल गया है, क्या हुआ? एल्डर युवराज साहा ने पूछा। प्रथम बुजुर्ग, मैं बाहरी शिष्यों और छोटे शिष्यों की भर्ती के लिए जिम्मेदार हूँ। जब मैं स्टारलाइट सिटी से गुजर रहा था, एल्डर रविकांत ने पूरी घटना को तेजी से अंजाम दिया, जिसमें वर्ल्ड के एज दीपक के साथ उनकी मुठभेड़ भी शामिल थी, जिसमें हुओ जियांग को आसानी से हराया गया और उनके तलवार के इरादे का प्रदर्शन 499 मीटर तक पहुंच गया। यहाँ वह जेड टोकन है जिसे उन्होंने स्वॉर्ड गॉड हॉल में छोड़ा था। वह केवल एक प्राचीन ऋषि, एक डैन कल्टीवेटर है, लेकिन वह पहले से ही अपनी तलवार के इरादे को लगभग एक ली एल्डे तक बढ़ाने में सक्षम है। युवराज साहा स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। वह वही नहीं था। परिषद के अन्य बुजुर्गों ने भी अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये परंपरागत रूप से देखा गया था कि किसी की उच्च तलवारबाजी की अवधारणा की क्षमता उसकी जन्मजात प्रतिभा से संबंधित थी। हालांकि पर्याप्त शक्तिशाली खेती के बिना कोई भी शक्तिशाली तलवार के इरादे को सील करने या चलाने में असमर्थ होगा। इस कारण से एक प्राचीन ऋषि एक डैन कल्टीवेटर के लिए वास्तव में लगभग 1 ली तक अपनी तलवार के इरादे को प्रकट करना अकल्पनीय था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो अन्य प्रमुख शिष्यों से कहीं अधिक थी। यह निस्संदेह एक भयानक पैमाने की प्रतिभा थी। चुलबुले बुजुर्ग ने एल्डर युवराज साहा की ओर रुख किया और पूछा कि क्या यह वही हो सकता है? एक 17 वर्षीय प्राचीन ऋषि, एक डैन तलवार अभ्यासी। मुझे नहीं लगता कि इसकी संभावना है कि वह देवताओं की तलवार के इरादे को समझने में सक्षम होगा। भले ही वह सक्षम हो, वह इतनी जबरदस्त शक्ति को चलाने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। एल्डर युवराज साहा ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि एल्डर युवराज साहा के साधना क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आवश्यक रूप से देवताओं की तलवार के
इरादे की जबरदस्त ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस तथ्य को तो छोड़ ही दें कि दूसरा पक्ष एक 17 वर्षीय प्राचीन ऋषि एक डैन युवक था। इस प्रकार उन्होंने इस संभावना को तेजी से समाप्त कर दिया। हमारा संप्रदाय प्रतिभाशाली व्यक्तियों का खुली बाहों से स्वागत करता है। दीपक को इसके द्वारा एक आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और उसे एक मुख्य शिष्य के विशेषाधिकार दिए जाएंगे। जब वह छद्म अमर क्षेत्र में पहुंच जाएगा तो उसे बिना परीक्षा दिए सीधे पदोन्नत किया जाएगा। इस बिंदु पर एल्डर युवराज साहा एल्डर रविकांत पर आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुके। संप्रदाय के लिए ऐसी प्रतिभा की खोज करने की आपकी योग्यता पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आपको एक ग्रैंड डिवाइनिटी पिल से सम्मानित किया गया है और एल्डर वासुदेव और एल्डर बाई आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। सच्चे अमर क्षेत्र में सफलता एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको संप्रदाय के एक आंतरिक बुजुर्ग के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। ये सुनकर कि उन्हें इतना बड़ा इनाम मिला है, बुजुर्ग रविकांत ने तुरंत फर्श पर घुटने टेक दिए और कहा, धन्यवाद एल्डर युवराज साहा। ग्रैंड डिवाइनिटी पिल संप्रदाय की सबसे कीमती गोलियों में से एक थी। उनमें से हर एक बेहद कीमती थी और यह उन कुछ साधना संसाधनों में से एक थी जिसे कोई भी पर्याप्त धन के साथ भी नहीं खरीद सकता था। यदि कोई स्वर्गीय छद्म अमर कृषक उनमें से एक का भी उपयोग करता है तो सफलता प्राप्त करने की उसकी संभावना 20% बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उसके सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें एल्डर वासुदेव और एल्डर बाई का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये कहा जा सकता है कि वह अब आंतरिक बुजुर्ग बनने से बहुत दूर नहीं थे। जिन लोगों ने योग्यता अर्जित की है उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और जिन्होंने गलती की है उन्हें दंडित किया जाता है। ये हमारे संप्रदाय का नियम है, इसलिए आपको समारोह में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप एक आंतरिक बुजुर्ग नहीं बन जाते, आप दीपक के प्रबंधन के प्रभारी होंगे। यदि आप कुछ नोटिस करते हैं अजीबोगरीब, इसकी सूचना तुरंत मुझे दें, एल्डर युवराज साहा ने निर्देश दिया। हाँ, पहले बुजुर्ग रविकांत ने एल्डर काउंसिल से पीछे हटने से पहले उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। उन बुजुर्ग युवराज साहा ने अपना हाथ लहराने से पहले एल्डर काउंसिल के चारों ओर एक आखिरी बार देखा। ठीक है, आपको बर्खास्त कर दिया गया है। मैंने जो कहा है उसे याद रखें। जब तक आप उस तलवार अभ्यासी को ढूंढ लेते हैं तब तक आपके पुरस्कार एल्डर रविकांत को दिए गए पुरस्कारों से भी अधिक उदार होंगे। एल्डर काउंसिल छोड़ने से पहले भीड़ ने उत्तर दिया, हाँ फर्स्ट एल्डर। उनके लिए, जबकि दीपक वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एसेंडेंट क्लाउड्स वॉर्ड पवेलियन में उनके जैसे लोगों की कमी नहीं थी। ऐसे बहुत से लोग थे जो मुख्य शिष्यों के बीच 2 ली तक पहुंच सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे दीपक की उपलब्धि से आश्चर्यचकित थे, लेकिन ये सब उस तलवार अभ्यासी के विपरीत था जिसने देवताओं की तलवार के इरादे को समझ लिया था। उसकी उपस्थिति संप्रदाय को उसके मूल में नहीं बदलेगी। एल्डर युवराज साहा और चुलबुली बुजुर्ग को छोड़कर सभी लोग जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। क्या आप संप्रदाय के नेता को संदेश भेजने जा रहे हैं? चुलबुले बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, यह मामला गंभीर महत्व का है, इसलिए हमें जल्द से जल्द संप्रदाय नेता को इसकी सूचना देनी चाहिए। एल्डर युवराज साहा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हमारे संप्रदाय के नेता वर्तमान में सदी में एक बार होने वाले एजियो ब्रिज पर चर्चा करने के लिए अन्य 5 संप्रदायों के नेताओं के साथ हैं। क्या हम इस समय उनसे संपर्क करके उन्हें परेशान करेंगे? चुलबुले बुजुर्ग ने चिंतित होकर पूछा। मुझे इसमें संदेह है, भले ही हम अपने संप्रदाय के नेता को तुरंत इसकी सूचना नहीं देते हैं, अन्य संप्रदाय के लोग भी निश्चित रूप से समाचार प्रसारित करेंगे। ये भयानक होगा यदि हमारे संप्रदाय के नेता को सीधे
हमसे प्रत्यक्ष समाचार नहीं मिलता है, एल्डे युवराज साहा ने उत्तर दिया। उसने एक विशेष Z टोकन निकाला और तेजी से उस पर एक संदेश उकेरा। ऐसा करने के बाद वह विशेष Z टोकन अचानक आग की लपटों में बदल गया और फिर दृष्टि से ओझल हो गया। अकल्पनीय ऊंचाई के एक पर्वत शिखर पर सफेद बादल शांति से बह रहे थे। दूर से दिव्य सारसों के झुंड की मधुर चीखें हल्की सी सुनाई दे रही थीं। एक छोटी सी धारा बह रही थी जो बहुत दूर नहीं थी और प्रकृति की हल्की ताज़ा खुशबू हवा में घुली हुई थी। दूर से देखने पर यह जगह स्वर्ग से अलग नहीं लगती थी। एक प्राचीन देवदार के पेड़ के नीचे एक घेरे में कई आकृतियां इकट्ठी थीं। एक खूबसूरत महिला ने अपना चाय का प्याला उठाया और लापरवाही से बोलने से पहले शान से उस पर चुस्कियां ली। मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने पिछले नियमों पर कायम रहें, उसी मामले पर फिर से बहस करके अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन नियमों पर हम पहले सहमत हुए थे वे उचित और तर्कसंगत हैं, लेकिन इतने वर्षों में कई प्रयासों के बाद भी हम कभी सफल नहीं हुए हैं। मुझे डर है कि सम्मेलनों पर टिके रहने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। ओह, ऐसा लगता है जैसे आपके मन में कोई बेहतर योजना है। आप इसे साझा क्यों नहीं करते ताकि हम इसे सम्मान दे सकें? जिस खूबसूरत महिला ने इसका मजाक उड़ाया था। रश्मिका, आपका स्टारचेजर पैलेस 6 संप्रदायों में से एकमात्र है जो ईथर हॉल के साथ संबंध बनाने में सक्षम है। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य कारण इस मामले पर आपकी राय सुनना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, कोई रास्ता ढूंढने के बजाय? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी उम्र पहले से ही अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। खूबसूरत महिला के सामने बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये सच है कि हम ईथर हॉल के साथ संपर्क स्थापित करने में सक्षम हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ईथर हॉल का अस्तित्व किस प्रकार का है। सिर्फ इसलिए कि हम इसके साथ संबंध बनाने में सक्षम हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इकाई की पूरी समझ है। जीवन काल वास्तव में अपनी सीमा के करीब है। यदि आपको लगता है कि हमारा स्टारचेजर पैलेस एक पुशोवर है तो आप इसे आजमा सकते हैं। मैं अभी यहीं आपके साथ द्वंद्व युद्ध करके बहुत खुश हूँ। खूबसूरत महिला रश्मिका ने ठंडी मुस्कान दी। ठीक है, शांत हो जाए। हम यहाँ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि एक दूसरे के साथ मारपीट न करें। जिस बूढ़े व्यक्ति ने पहले बात की थी उसने तेजी से दोनों संप्रदाय के नेता महेंद्र के बीच मध्यस्थता की। आपको थोड़ा शांत होना चाहिए पैलेस मास्टर रश्मिका। आप ये भी जानते हैं कि संप्रदाय के नेता महेंद्र हमेशा से रहे हैं। उनकी बातें थोड़ी अतिवादी हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सहन करें। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से इस मामले पर चर्चा करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। इस प्रकार मैंने पहले ही ईथर हॉल से हॉल मास्टर कोंग के साथ संपर्क कर लिया है और वह जल्द ही पहुंचना चाहिए। इससे पहले कि बूढ़ा अपनी बात पूरी कर पाता, एक अधेड़ उम्र का विद्वान व्यक्ति लबादा पहने हुए अचानक सबके सामने आ गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लगता है जैसे भाई हान मुझे अच्छी तरह समझते हैं।